हेलो बच्चों, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पार्ट में मैं आपको रिफ्लेक्शन के सारे पार्ट्स बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको प्लेन मिरर्स और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, रे डायग्राम्स हैं, प्लस जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो वे बच्चे जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले आपको मैं लाइट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ओके, व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या है? अगर कोई आपसे पूछे लाइट क्या है तो आप बोलोगे कि लाइट इज़ एन एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी बॉडी, यानी जिसके कारण मैं किसी भी बॉडी को देख सकता हूँ उसे लाइट कहते हैं। ये सबसे ईजी डेफिनेशन हुआ। बट ये अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो ये एक अच्छा डेफिनेशन नहीं है। राइट है, बिल्कुल सही बात है कि लाइट क्या है। तो लाइट इज एन एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट या बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है कि लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी है। बट अगर मैं इसे और डिटेल्स में बात करूं तो लाइट क्या है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? नाउ in higher classes you will learn that energy also transmit in the form of electromagnetic. Okay, how? In the higher classes you will learn two types of field, one electric field and one magnetic field. Okay, आप हायर क्लास में दो टाइप की फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों फील्ड्स मौजूद होते हैं, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर मूव होते हैं। मतलब आपस में कैसे होते हैं? अगर ये वाइट वाले, मान लिया मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। राइट? ओके, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट है, मान लो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, राइट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग बी से बताएंगे, बी जेड में होगा। और ये दोनों मिलकर क्या बनाया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये किधर मूव करेगा? ये एक्स एक्सिस में मूव करेगा। यानी क्या? वेव किधर मूव करेगा? तो एक्स एक्सिस में मूव करेगा। यानी क्या समझ में आया कि वेव जिस एक्सिस में मूव करता है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में दोनों फील्ड आपस में मौजूद होते हैं। ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। राइट है, 100 बातों की एक बात ये है कि लाइट क्या है? एक एनर्जी है। बट आप डिटेल्स में क्या बोलोगे कि लाइट कैसी एनर्जी है? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और डिटेल्स में जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे मिलके बना होता है? तो इसमें दो फील्ड होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है। दोनों आपस में परपेंडिकुलर अलाइन होता है। और मान लो कि वेव अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर वाई एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड पे होगा। इस तरह से ओरिएंटेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। राइट है ना? चलिए कुछ और बातों को समझते हैं। देखिए,
देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी मैंने बताया ना, तो बहुत सारे वेव्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। जनरली मैं आपको कुछ इसमें जो मैं लिखा दे रहा हूँ, मतलब सारे वेव्स के बारे में लिखा दे रहा हूँ। पहला है रेडियो वेव, दूसरा है माइक्रोवेव, तीसरा है इंफ्रारेड, चौथा है विजिबल लाइट, फिफ्थ है अल्ट्रावायलेट, सिक्स्थ है एक्स रे एंड लास्ट इज गामा रे। अगर मैं आपको बात बोलूं, ठीक है, तो ये आपका जो है ना, ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में मैं लिखा हूं। यानी सबसे लो फ्रीक्वेंसी किसका होगा? रेडियो वेव का है। अगर जिसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है मतलब ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ में है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, तो मैं ऐसा एरो मार दिया, मतलब ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ इधर है, इधर इंक्रीजिंग ये है, राइट है, तो ये है इंक्रीजिंग वेवलेंथ, राइट है। तो देखो ध्यान से, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की, ये सारे जितने भी मैंने लाइट रे लिखा है ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होता है? तो ये रेडियो वेव का होता है। दैट्स वाई इन कम्युनिकेशन पर्पस वी यूज रेडियो वेव। ओके, नाउ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? तो वो गामा रे का होता है, और इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। इसी बीच में देखो, हम लोग जो स्टडी करते, जो हमारा जो लाइट है जिसको हम लोग देख सकते हैं वो है विजिबल लाइट, बाकी किसी रे को हम लोग देख नहीं सकेंगे। तो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। सर एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर को क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम कहते हैं। सो दीज ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम in which visible light is also a electromagnetic wave whose wavelength is between 4000 angstrom to 8000 angstrom, where angstrom stands is equal to 10⁻⁻10 meter. Okay, so these all are about electromagnetic waves, and we are dealing here light which is an electromagnetic wave. Okay, तो आशा करते हैं आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि लाइट क्या है। एक तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, तो चलिए कुछ और बातों को सीखते हैं लाइट के बारे में। ओके, तो चलिए कुछ और बातों को सीखते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यदि लाइट, इफ लाइट इंटर्स टू एनी मीडियम, इफ लाइट इंटर्स टू एनी मीडियम, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ होता है, तुम बोलना कि वैक्यूम में होगा या सिंपली एयर में होगा, राइट है। यदि किसी भी मीडियम में इंटर करेगा तो लाइट का स्पीड घटता है, राइट है। नाउ अब ध्यान से सुनो, हर एक मीडियम का अपना एक प्रॉपर्टी होता है लाइट को, स्पीड को कम करने का,
राइट है। हर एक मीडियम का अपना एक प्रॉपर्टी होता है लाइट की स्पीड को कम करने का। कोई बहुत ज़्यादा कम करता है, कोई बहुत कम करता है। इस आधार पे हर लाइट की एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई बुक इसे म्यू, इसको पढ़ते हैं म्यू साइन से दिखाता है, या सिंपली कोई बुक इसे एन से लिखता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, वेलोसिटी, ये रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय velocity of light in any medium, right है। refractive index, what is refractive index? It is the ratio of velocity of light in vacuum by velocity of light in any medium, right है। यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट को मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो स्मॉल सी, अब किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो म्यू का क्या रिप्रेजेंटेशन आ गया है? तो म्यू इज इक्वल टू रेशियो होता है सी बाय वी, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ वी इज इक्वल टू सी बाय म्यू होगा। यानी जिस मीडियम का, तो मैं कह सकता हूँ कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, यानी यदि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम हो जाएगा, राइट है। अच्छा, मैं थोड़ी सी और इलाबरेट करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। सी बाई वी का रेशियो का मतलब ये है कि उस मीडियम में लाइट, मतलब इस वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लाइट का स्पीड कितना टाइम्स कम हुआ है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्या बात करूं, तो मैं जैसे ग्लास की बात करूं, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। इसका क्या मतलब हुआ? यदि कोई लाइट ग्लास में इंटर करेगा तो उसका स्पीड वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 1.5 टाइम्स कम हो जाएगा। यानी क्या? यदि मैं उस ग्लास में उसकी लाइट की स्पीड निकालना चाहता हूं, तो इसमें 1.5 से डिवाइड कर दूंगा लाइट की स्पीड में, तो स्पीड आ जाएगा। सिमिलरली वाटर का होता है 1.33, डायमंड का होता है 2.42 जो मैक्सिमम होता है, और एयर का या वैक्यूम का 1 होता है। सर 1 कैसे? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पड़े? सी बाई वी रेशियो होता है। वी है उस मीडियम का, यदि एयर में ही है तो वी तो सी ही रहेगा, क्योंकि एयर में लाइट का स्पीड तो सी ही रहेगा। तो यानी वी को सी बैठा देंगे, तो सी से सी कैंसल आउट हो गए, क्या आएगा? 1 ये बता रहा है कि भाई एयर में उसमें स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, वो तो अपना ही मीडियम है, तो उसका म्यू 1 आ गया। एक बात ध्यान से समझना, यदि कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा, चाहे वो डेंसर मीडियम हो, मतलब जिसमें डेंसर और रेयरर किसको बोलेंगे, तो हर डिपेंड करेगा किन के कंपेयर में। यदि जिसका म्यू ज़्यादा है इस रेस्पेक्ट में, किसी दो के रेस्पेक्ट में, तो जिनका म्यू ज़्यादा होगा उसको डेंसर मानेंगे, और जिनका कम होगा उसका रेयरर मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ग्लास और वाटर में कंपेयर करूँ, किसका म्यू ज़्यादा है? ग्लास का, तो वो डेंसर, वाटर रेयरर। यदि मैं ग्लास और एयर में बात करूँ, तो एयर रेयरर, ग्लास डेंसर। यदि मैं एयर और वाटर में बात करूं, तो एयर रेयरर, वाटर डेंसर, राइट है। जब भी कभी भी लाइट डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर में इंटर करेगा, तभी लाइट की स्पीड चेंज होगी। वरना यदि वो मान लो कि सिर्फ वाटर में ही मूव कर रहा है या ग्लास में ही मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, उसमें जो भी उसका स्पीड है वही चलता रहेगा।
राइट है ना। जब भी लाइट एक मीडियम से होकर दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तभी चेंज हो सकती है लाइट की स्पीड, वरना लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगा। समझ में आया ना? ओके, तो चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ओके, लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर सकता है, लाइट कभी भी कर्व पाथ में ट्रैवल नहीं कर सकता। राइट है ना? ओके, नेक्स्ट, विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ जिसको हम लोग विबग्योर से पढ़ते हैं। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, और सबसे मिनिमम वेवलेंथ वायलेट का होता है। इसलिए सनराइज या सनसेट्स के टाइम में हमारा जो स्काई है वो रेडिश दिखता है। कारण ये है उस समय जो हमारा सन है वो हॉरिजन में बहुत ज़्यादा दूर पे होता है, तो वहाँ पर जितने भी लाइट रेस पहुँचते हैं वो सब रास्ते में डेड मतलब ख़त्म हो जाता है। सिर्फ हमारे आई पास जिसकी वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है वही पहुंच पाता है, इसलिए रेड ही हमारे आँख में पहुंच पाता है, बाकी सब पहुंच नहीं पाता है। राइट है ना? इसलिए हमारे जो शाम के टाइम या सुबह के टाइम में है वो हमारा स्काई क्या दिखता है? लाल दिखता है। ठीक है, अच्छा, जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा वो उतना कम स्कैटर करेगा। राइट है? तो यानी क्या, रेड बहुत कम स्कैटर करता है और वायलेट या ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है। दैट्स वाई हमारा जो आकाश है वो ब्लू दिखता है। राइट है? तो आकाश इसलिए ब्लू दिखता है क्योंकि जिसका जितना कम वेवलेंथ होगा वो उतना ज़्यादा स्कैटर करेगा, इसीलिए हम लोग का स्काई ब्लू दिखता है। राइट है? तो चलिए कुछ और बातों को सीखते हैं। ठीक है, नाउ लाइट रे को हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि सिंगल एरो हम लोग दिखाएंगे इसे रे ऑफ लाइट बोलेंगे, और यदि ग्रुप ऑफ रेज हैं तो इसे बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। राइट है? तो ये रे ऑफ लाइट है और ये बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, नाउ अब ध्यान से सुनो एक बात, देखो लाइट जो है ना, क्या बोले हम कि आपको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बीम से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी लाइट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पॉइंट में आ रहा है, इसको हम लोग कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे। राइट? और कभी कभी ऐसा दिखता है, एक पॉइंट से लाइट निकल रहा है। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ है ना, सोर्स है, ये सोर्स, ये बता रहा है सोर्स ऑफ लाइट। क्या कहेगा? सोर्स ऑफ लाइट, यानी ये है सोर्स ऑफ लाइट है। यानी जब यहाँ कहीं भी सोर्स ऑफ लाइट होगा वहाँ से इस तरह से रे हमेशा निकलेगा। यानी ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। यानी जब भी कहीं भी एक ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ से मैं सोर्स ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, नाउ अब हम लोग
हम लोग जितने भी हैं हम लोग लाइट के बारे में समझ चुके हैं। अब समय है आपको मिरर के बारे में बताने का। तो सबसे पहला मिरर हम लोग सीखते हैं वो है प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर समझने से पहले हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? यदि मान लो एक प्लेन मिरर है, ओके, कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है इस प्लेन मिरर पे, जिस पॉइंट पे आया वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये जो लाइट आ रहा है इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, राइट है। ये जो एंगल बनाया इसे इंसिडेंस एंगल बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्टेड लाइट है या रिफ्लेक्टेड रे है। यानी फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ अब देखो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in a same plane, all lie in a same plane। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे जिस प्लेन में रहेगा रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में ही रहेगा। कहने का ये मतलब है मान लो ये बोर्ड के प्लेन में इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड के प्लेन में ही रहेगा। या यदि इसके परपेंडिकुलर प्लेन से कोई रिफ्लेक्टेड रे आएगा तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे ही रिफ्लेक्टेड रे लौट जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है यदि कोई रे ऑफ लाइट इसके परपेंडिकुलर प्लेन से आए और इस बोर्ड के प्लेन पे चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यही सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, राइट है ना। तो ये है सेकेंड लॉ, ये है सेकेंड लॉ। लिखना चाहते हो लिख लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in a same plane। सभी लोग क्या, सभी जो हैं वो क्या करेंगे? सेम प्लेन में लाई करेगा, राइट है। तो चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ओके, नाउ अगर ये प्लेन मिरर है, ये एरो, ये जो मैं रंग, इसका मतलब ये इसमें कलर्ड है, इसमें एक लाइट पार नहीं होगा। यदि कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल, या मैं बोल सकता हूँ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे अगर आएगा प्लेन मिरर में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब आपस में पैरेलल ही रहेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब आपस में पैरेलल ही रहेगा। बट वही अगर रफ सरफेस है, कैसा है? रफ सरफेस है, ये प्लेन सरफेस था,
अगर रफ सरफेस है, यदि कोई रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, तो ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो तो अपना अपना इंडिविजुअली करेगा, बट वो लोग आपस में कभी भी पैरेलल नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो देखो आप रेज पैरेलल आएंगे ज़रूर बट जाएंगे नहीं, पैरेलल नहीं रहेगा। यानी क्या, इर्रेगुलर सरफेस पे कभी भी लाइट पैरेलल नहीं रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल्ड है, नहीं, हर रे के लिए अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सब अपना अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है। बस अंतर ये है, यहाँ पर इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं और रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होंगे, बट इरेगुलर सरफेस में इंसिडेंट रे तो पैरेलल होंगे बट रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल नहीं होंगे। राइट है ना। तो चलिए अब हम लोग बहुत डिटेल्ड में प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पॉइंट्स को समझते हैं। ओके, तो आइए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर के रिलेटेड समझते हैं। तो प्लेन मिरर में पहला ये है कि द इमेज फॉर्म्ड by plane mirror is always virtual। सर, ये वर्चुअल और रियल इमेज क्या होता है? देखो, जब भी कभी भी रिफ्लेक्टेड रेज, राइट है, रेज तो एक नहीं रहेंगे ना, बहुत सारे रेज कोई भी ऑब्जेक्ट से निकलता है, तो जितने सारे रेज होंगे सब तो रिफ्लेक्ट करेगा। जब भी रिफ्लेक्टेड रेज रियल में इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, राइट है ना, अगर रियल रेज जाके इंटरसेक्ट करेंगे जिस जगह पे, कौन सा रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, तो वहां पर रियल इमेज बन जाएगा। बट यदि जिस पॉइंट पे अगर हमको फील होगा कि वहां लाइट रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट करता हुआ फील होगा, वहां पर वर्चुअल इमेज होगा। यानी मैं अभी जब रे डायग्राम बनाऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि रियल रेज और वर्चुअल रेज क्या होते हैं। ठीक है, तो जहां पर रियल रे कटेगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे कटेगा, वहां रियल इमेज, और जहां पर डॉटेड लाइन से मैं बनाऊंगा, समझ जाना, वहां पे वर्चुअल इमेज बनेगा। यानी क्या, तुम्हारा प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। राइट है। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज is always same as object। यानी क्या, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा सेम बनता है। यानी प्लेन मिरर में कभी भी मैग्निफिकेशन नहीं हो सकता है। राइट है, हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर, बहुत ध्यान से सुनना ये पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर is always equal to the perpendicular distance of image from the plane mirror। इस बात को समझा रहे हैं, देखो ध्यान से। यदि एक प्लेन मिरर में बनाया, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ओ, जो आर डिस्टेंस पे है। कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इमेज भी इसी पॉइंट से आर डिस्टेंस पे परपेंडिकुलरली ही बन जाएगा। राइट है। मैं आपको और समझाता हूँ। मान लो ये एक मिरर है, ठीक है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है
ओ, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? आप ऐसा मत बोलना कि सर यहाँ बनेगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ये हमेशा यहाँ से पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस मापो, ये डिस्टेंस, तो ये पॉइंट से ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पे राइट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये है यहाँ पे इमेज बनेगा, राइट है। तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, राइट है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा रे डायग्राम समझा के दिखाता हूँ कि कैसे बना होगा यहाँ पे, राइट है। मान लो एक रे ऑफ लाइट ऐसे चला होगा इस पे, राइट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके चला जाएगा। यदि मैं एक और रे ऑफ लाइट ऐसा बनाया, राइट, तो ये ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो रीजन दिख रहा है, तो देखो इस तरह का रे ऑफ लाइट चल रहा होगा आपको। जो ये जो रीजन है, ये जो रीजन, इसको फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे। ये कौन सा रीजन, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फील्ड ऑफ व्यू। यानी क्या, अगर मुझे ये इमेज देखना है तो मुझे इस फील्ड ऑफ व्यू में जाना पड़ेगा, वरना ये इमेज मुझे नहीं दिखेगा, राइट है। तो जिस रीजन में रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, उसी रीजन में मुझे अपने आई को ले जाना पड़ेगा, तो ही हम ये इमेज देख सकेंगे, तो ही वो हमको इमेज विजिबल होगा। और उस रीजन को कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। यानी हर एक मिरर का अपना एक क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू होता है। अगर मुझे उसके इमेज को देखना है तो उसके फील्ड ऑफ व्यू में जाना पड़ेगा, राइट है। तो इस प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट का किसी भी प्लेन मिरर में इमेज बनता है, बट ध्यान रखना है कि वो हमेशा उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलरली जितना होता है उतना ही वही पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इमेज बनता है, राइट है ना। तो चलिए कुछ और बातों को समझते हैं, ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट, द इमेज formed by plane mirror is laterally inverted। क्या मतलब हुआ? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब अगर B को हम लोग प्लेन मिरर में देखेंगे तो मुझे ऐसा दिखेगा ना, यानी हर चीज इन्वर्ट, उल्टा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखेगा, लेफ्ट आई राइट आई दिखेगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। कभी भी तुम देखे होगे कि एम्बुलेंस में आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, वो लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। कारण यदि उसको अगर हम लोग वो अगर एम्बुलेंस जाएगी रास्ते पे, तो मैं अगर किस पे रियर व्यू मिरर पे अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ तो पीछे मुझे एम्बुलेंस लिखा हुआ मिरर में दिखेगा। वरना यदि किसी भी गाड़ी का नंबर प्लेट आप अगर रियर व्यू मिरर में देखेंगे तो आपको उसके नंबर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो सब लैटरली इन्वर्टेड हो जाएंगे, राइट है। तो लैटरली इन्वर्टेड इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं उल्टा हो जाना, ठीक है। लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाएगा, राइट है। नाउ नंबर 5, टू view the full image of a man in a plane mirror, the length of mirror should be the length of mirror should be half of the length of mirror should be minimum, कम से कम half of the length या half of the height, length या बोलो height, बोलो height of the man। यानी क्या, यदि किसी भी व्यक्ति का मुझे किसी गिवन मिरर में मुझे फुल इमेज देखना है
तो उस मिरर का मिनिमम हाइट उस व्यक्ति के हाइट का आधा होना चाहिए। आधा से ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, बट आधा से कम नहीं होना चाहिए। यदि हाफ से कम होगा तो मैं उसमें उस व्यक्ति का फुल इमेज नहीं देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक मैन का हाइट है 160 सेंटीमीटर, तो मिनिमम कितना, तो 80 सेंटीमीटर का मुझे मिरर लेंथ चाहिए, तभी मैं इस मैन का फुल इमेज देख सकता हूँ मिनिमम, वरना नहीं देख सकता हूँ। राइट है, तो ये भी बात आप लोग नोट कर लो। नाउ और कुछ बातों को समझते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर, इफ an object before plane mirror moves with velocity v, then its image will move with वेलोसिटी 2v। क्या मतलब हुआ? यदि प्लेन मिरर के सामने अगर मैं v वेलोसिटी से मूव करूंगा तो मेरी इमेज उसके डबल वेलोसिटी से मूव करेगा। फॉर एग्जांपल, यदि मैं प्लेन मिरर के सामने दौड़ रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड से, तो मेरी इमेज 20 मीटर पर सेकेंड से अपना प्लेस चेंज करेगा। राइट है, तो मिरर में सामने अगर मैं जिस स्पीड से दौड़ूंगा उसके डबल स्पीड से ओके क्या होगा, तो हमारा इमेज मूव करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बस यही प्लेन मिरर तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी रे डायग्राम हैं प्लस मिरर फॉर्मूला है उसे मैं आपको डिटेल्ड स्टडी कराऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।